गाइज वेलकम टू चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम वाईसीटी जो रेड वाली बुक के एमसीक्यू दिया हैं, इनके हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम देखिए, ये बुक सॉल्यूशन करवाने का एक ही उद्देश्य है। फर्स्ट टाइम जब ये बुक प्रकाशित हुई थी, ठीक है, जब आपकी वैकेंसी आई थी, आने से पहले ही ये बुक प्रकाशित हो गई थी, ठीक है। अगस्त सितंबर में ये बुक लॉन्च कर दी गई थी। लेकिन उस समय इस बुक में एमसीक्यू जो थे उसके उत्तर गलत थे, मतलब टाइपिंग की वजह से जो उत्तर थे वो गलत कर दिए गए थे। तो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने परचेस किया था, तो हम आपको बोले भी थे कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें की थ्योरी बेस्ट है। आप थियरी को अच्छे से पढ़ें, एमसीक्यू को अभी छोड़ दें, हम आपको एमसीक्यू करेक्शन करवा देंगे, ठीक है। हालांकि ये बुक अपडेट हो चुकी है, अभी नई बुक सुधार होकर पूरा 544 पेज में उपलब्ध है। पूरी थियरी आपके चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज थियरी को अच्छे से इस बुक में लिखा गया है। तो आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया जा रहा है, उस लिंक पे क्लिक करके बुक को ले सकते हैं। ध्यान देना है, आपको बुक अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से नहीं परचेस करना है। अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से आप परचेस करेंगे, आपको कवर पेज ऐसे ही रहेगा, पुरानी वाली बुक उठा के दे दिया जाएगा, अपडेटेड बुक नहीं दिया जाएगा। तो फिर वहाँ पे भी आपको सामना करना पड़ेगा गलत प्रश्न का। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो लिंक कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे उसी बुक से परचेस करना है। थियरी में कोई मिस्टेक नहीं है, थियरी उस टाइम भी सही थी, इस टाइम भी इसका 5G वर्जन आ चुका है, ठीक है। इस बुक के थियरी बहुत ही सरल और सहज भाषा में, बिल्कुल आसान, आपको समझ में आ जाएगा। याद करने की ज़रूरत, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सरल तरीके से, विस्तार पूर्वक तो नहीं है, लेकिन इतना है कि भैया आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगा इस बुक से, ठीक है। अच्छे खासे प्रश्न इस बुक से बन जाएंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बुक लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर रहे हैं, उसी लिंक से बुक को परचेस करना है। अदरवाइज़ फिर आपको पुरानी बुक दे दिया जाएगा, आप अमेज़न से लेंगे, फ्लिपकार्ट से लेंगे, ठीक है। देखिए बुक में आपको लो प्राइस करके दिखेगा, ठीक है। लो प्राइस, वैसे तो प्राइस इसका 891 लिख के आएगा, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साइड में ही आपको गेट एज लो प्राइस करके आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये 761 रुपये की ये बुक आपको प्रोवाइड हो जाएगी। 761 रुपये है, लेकिन इसके साथ साथ आपको 11 प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं। ये बुक थियरी और एमसीक्यू उसमें तो है ही ऑलरेडी, उसके साथ साथ 11 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, जो आपको अपने OMR सीट से भर के उत्तर देना है। OMR सीट आप मार्केट में ले लेना, मिलती है, ठीक है। 30-35 रुपये में 40-50 पेज मिल जाता है, चिंता करने की जरूरत नहीं। उसको उठा के उसमें से प्रश्न देखना है, OMR सीट पे भरना है। OMR सीट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका पेपर OMR सीट बेस पे ही है, ठीक है। ऑनलाइन पेपर नहीं है, ऑफलाइन पेपर है, तो उससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बाकी अभी जो पुराने वाले लोग हैं, इस बुक को ले लिए हैं पुराने लोग, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी सारे MCQ इसमें दिए हैं, उन सभी MCQ का हम करेक्शन सहित सुधार करके आपको सॉल्यूशन करवा दे रहे हैं, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और प्रश्न इसमें लाजवाब दिया है, जैसे लिखा है ना, प्रश्न लाजवाब है, रसगुल्ला जैसे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। लेवल नहीं, लेवल की मैं बात कभी करता ही नहीं कि भैया चलिए हम आपको नीट का लेवल का पढ़ा दूं या फिर और भी चीज़ें बता दूं, नहीं। आपके महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लेवल के हिसाब से ये प्रश्न हैं, लेकिन लाजवाब हैं। तरीका प्रश्न का लाजवाब है, ऑप्शंस लाजवाब है। अच्छा, इस बुक में एक खूबी ये भी है कि प्रश्न जो दिए हैं, मैक्सिमम प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से दिए हैं। जैसे कि लास्ट में आपको 4 सेट तो बिहार एनएम का, ठीक है, BT SC एनएम 4 शिफ्ट का पेपर आपको वही मिल जाएगा, सॉल्यूशन सहित मिल जाएगा, संपूर्ण व्याख्या सहित मिल जाएगा BT SC का। एक UP NHM जो 17,000 की वैकेंसी एनएम में निकल के आई थी, उसका पेपर मिल जाएगा। और 92-12 UP SSSC एनएम का जो वैकेंसी निकल के आया था, उसका पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसकी एक ये बोनस पॉइंट है, ठीक है। ये आज के जो आज का वीडियो है, इसमें हम जो CSC विषय का लिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय कारक नहीं है, आपके को बताना है कि इन चारों में से कौन सा है जो पर्यावरणीय कारक नहीं है। और ये पेपर UP NHM 2022 में ये प्रश्न
बना था। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि सामाजिक सांस्कृतिक, दूसरा आर्थिक। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सैद्धांतिक नहीं है। बाकी ये सभी हैं, ठीक है, पर्यावरणीय कारक हैं लेकिन सैद्धांतिक नहीं है। इसका उत्तर डी वाला हो जाएगा। व्याख्या में देखेंगे चीज़ें और यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। व्याख्या में बोला जा रहा है कि पर्यावरणीय कारक वे होते हैं जो हमारे चारों ओर, पर्यावरणीय कारक जहाँ जैसे आप रहते हैं, ठीक है, आप रहते हैं तो आपके चारों ओर, ठीक है, आपके चारों ओर के वातावरण से संबंधित होते हैं, जैसे कि सामाजिक हुआ, ठीक है, आर्थिक हुआ, सांस्कृतिक हुआ आदि। लेकिन सैद्धांतिक कारक विचारों या फिर अवधारणाओं से जुड़ा होता है जो किसी भी भौतिक या सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा नहीं होता है, अतः यह पर्यावरणीय कारक नहीं है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। थियरी जब हम पढ़ा रहे थे वहाँ पे अच्छे से हम इन सब चीज़ को डिस्कस करें हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से बताना है कौन सा स्वास्थ्य का एक व्यवहार, ध्यान में रखना है, व्यवहार निर्धारक है। व्यवहार का मतलब क्या? शराब पीना, ठीक है, नशा करना, जुआ खेलना, ये सभी व्यवहार होते हैं। तो देखिए अनुवंशिकी तो वैसे ही लिख दिया है, तो ये तो होगा नहीं। शिक्षा होगा नहीं, व्यक्तिगत स्वच्छता होगा नहीं, ठीक है। धूम्रपान जो है व्यवहार का निर्धारक है, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य का। ध्यान देना, स्वास्थ्य का। अरे भैया, धूम्रपान आप करेंगे या फिर नशा करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में क्या चेंजेस आएगा? स्वास्थ्य खराब होगा। और स्वास्थ्य खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका व्यवहार गंदा है। आप क्या करते हैं? धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं, इसलिए आपका स्वास्थ्य क्या है? खराब हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं हम ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। व्याख्या में देखेंगे, व्यवहार निर्धारक वे होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करते हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना एक सीधा व्यवहार है जो स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जबकि आनुवंशिकी, परिपूरक और शिक्षा जैव या फिर सामाजिक निर्धारक होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 3 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का जैविक निर्धारक है? ये भी यूपीएचएम 2022 में प्रश्न बना था। अभी ऊपर हम जो थियरी डिस्कस करे हैं, ये व्याख्या डिस्कस किए हैं, उसमें ही उत्तर बता दिए थे। तो जैविक निर्धारक कौन सा है, आपको इसका उत्तर बताना है। देखिए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकी, परिपूरक, यही बायोलॉजिकल, ठीक है, फैक्टर है, यही निर्धारक है, बायोलॉजिकल फैक्टर पूछा है। व्यक्तिगत नहीं होगा सर, खराब पोषण नहीं होगा, स्वच्छता का अभाव नहीं होगा, आनुवंशिकी, परिपूरक, जैविक निर्धारक है। ये यूपीएचएम 2022 में प्रश्न आया हुआ था। व्याख्या में हम देखेंगे, व्याख्या में बोला जा रहा है कि जैविक निर्धारक वे होते हैं जो जीव विज्ञान, बायोलॉजी से संबंधित होते हैं। आनुवंशिकी, परिपूरक व्यक्ति को जन्मजात विशेषताएं होती हैं जो उसकी बीमारी की प्रवृत्ति को प्रभावित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य के निम्नलिखित में से किस निर्धारक में देश की राजनीतिक व्यवस्था शामिल है? पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य के निम्नलिखित में से किस निर्धारक में देश की राजनीतिक व्यवस्था शामिल है? अच्छा प्रश्न है, इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाए? राजनीतिक वर्ड देखिए यहाँ पे लिखा है ना, राजनीतिक व्यवस्था शामिल है। राजनीतिक से क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं? राजनीतिक से निष्कर्ष यही निकलेगा कि सर सामाजिक, ठीक है, सामाजिक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी यूपीएचएम 2022 में प्रश्न बना था। व्याख्या में क्लियर करेंगे हम। राजनीतिक व्यवस्था समाज के ढांचे और नीतियों का हिस्सा होती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य नीतियाँ और कार्यक्रम राजनीतिक निर्णयों पर आधारित होते हैं जो सामाजिक निर्धारक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 5 पूछा जा रहा है कि एक बुनियादी स्वास्थ्य इकाई के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई थी? अच्छा प्रश्न है, ये भी यूपीएचएम 2022 में आया हुआ है प्रश्न। थियरी जब हम पढ़ा रहे थे अच्छे से बताएं कि पीएचसी की अवधारणा जो है ये किसके द्वारा आया है सर? आप बोलेंगे सर भोरे समिति 1946 के द्वारा ये समिति जो आई थी पीएचसी लेके आई थी। ठीक है, भोरे समिति, ठीक है, भोरे समिति ने 1946 में स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ीकरण के लिए सुझाव दिए। इसमें पीएचसी की अवधारणा दी गई जिसमें 10,000 की आबादी पर एक पीएचसी की सिफारिश की गई। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 6
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के आवश्यक घटकों में निम्नलिखित में से छोड़कर सभी शामिल हैं। इनमें से कौन सा आपको बताना है जो शामिल नहीं है। आवश्यक घटकों में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के आवश्यक घटकों में से निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। ये BTSC एनम 2024 में प्रश्न बना था। देखिए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है। मैंने आपको बोला था ना कि प्रश्न का लेवल आपको रसगुल्ला जैसा मिलेगा। प्रश्न का लेवल रसगुल्ला जैसा मिलेगा, हाई नहीं। मैं हाई की बात करता ही नहीं। आपका देखिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पेपर देने जा रहे हैं तो उसके हिसाब से प्रश्न आपको बनाया जाता है। ठीक है, वन लाइनर का ज़माना गया कि बताइए विटामिन डी की कमी से क्या होता है। बताइए सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। बताइए इस हड्डी का नाम क्या है। तो वो ज़माना गया। क्लिनिकल बेस्ड प्रश्न आते हैं अब एग्ज़ाम में। ठीक है, जो आज तक कोई आपको पढ़ाता नहीं है। ठीक है, पढ़ाना और सिखाना दो पहलू होते हैं। ठीक है, एक रट कर पढ़ाना, एक सिखा के रटाना, वो चीज़ अलग हो जाता है। देखिए नाम से ही पता चल जाएगा हमको प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। जब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की बात आ जाए तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में हम क्या करते हैं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल करते हैं। स्थानीय रोगों की रोकथाम, हाँ सर बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम CSC PSC अपने एक स्थानीय रोगों की रोकथाम के लिए ही चीज़ें करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा एवं संवर्धन, हाँ सर हम हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को। लेकिन बात यहाँ पे विशेषज्ञ डी वाले ऑप्शन में बोला गया है कि अस्पताल आधारित विशेषज्ञ, तो विशेषज्ञ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का घटक नहीं है। ठीक है, यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की मूल अवधारणा समुदाय आधारित सस्ती और सरल सेवाओं पर आधारित होती हैं। विशेषज्ञ सेवाएं माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर आती हैं। क्लियर, विशेषज्ञ सेवाएं माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर आती हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में नहीं आती हैं विशेषज्ञ सेवाएं। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा ये नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिटी हेल्थ नर्स का प्रमुख लक्षण नहीं है। देखिए कम्युनिटी हेल्थ नर्स का प्रमुख लक्षण नहीं है, तो पहला ऑप्शन से बोला जा रहा है कि सामुदायिक गतिशीलता की समझ, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये तो लक्षण है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता, ये भी होना चाहिए। व्यक्तिगत रोगी की देखभाल पर केंद्रित करना, नहीं सर व्यक्तिगत हम नहीं, हमने आपको थियरी में अच्छे से समझाया था कि व्यक्तिगत भेदभाव जाति आधार पे या रिश्तेदार धर्म के आधार पे चीज़ें हम नहीं करते हैं, सेवाएं नहीं देते हैं। तो यहाँ तो बोल दिया गया कि व्यक्तिगत रोगी देखभाल पर केंद्रित होना, ये गलत हो जाएगा। बाकी पारस्परिक और संचार कौशल ये भी है लक्षण। ठीक है, तो कौन सा लक्षण नहीं है पूछा था, कौन सा लक्षण नहीं है, प्रश्न को सही से पढ़ना है। व्यक्तिगत रोगी देखभाल पर केंद्रित होना ये नहीं है। तो कमेंट करके आप बताना रसगुल्ले जैसे प्रश्न है कि नहीं है। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल रसगुल्ले जैसे प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे व्याख्या आप देख लेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्स का ध्यान समुदाय के स्वास्थ्य पर होता है, न कि केवल किसी एक रोगी, जो व्यक्तिगत की बात हो रही है। व्यक्तिगत देखभाल का जोर अधिकतर क्लिनिकल नर्सिंग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्रश्न नंबर 8 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य की अवधारणाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य की अवधारणाएं हैं। ठीक है, जैविक अवधारणा ये तो है, आर्थिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक अवधारणा, तो ये सभी ठीक है, सभी जैविक, सभी क्या हैं, स्वास्थ्य की अवधारणाएं हैं। देखिए स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है सर, बहुआयामी है। क्या है सर, बहुआयामी है, जिसमें जैविक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सभी कारक शामिल होते हैं, इसलिए सही उत्तर इनमें से सभी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के सभी आयामों की जानकारी होना क्यों आवश्यक है। आप एनम हैं, ठीक है, आप एनम है, मान लीजिए एज स्वास्थ्य कार्यकर्ता आप नियुक्त किए जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य के जो सभी आयाम हैं इसकी जानकारी आपको क्यों आवश्यक है। भैया क्यों ज़रूरत पड़ रही है सभी जानकारी आयामों की सभी के बारे में जानना, क्यों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो इसका उत्तर आप खुद बताना है। तो देखिए रोगी बनने के लिए क्या है सर, नहीं सर रोगी बनने के लिए, हम तो रोगी का उपचार करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर हमको ये जानने की ज़रूरत है सभी स्वास्थ्य के आयाम, तो हम रोगी बनने के लिए, तब तो हम इसका ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, तब तो हम इसको इग्नोर करेंगे ना, इसको क्यों फिर जानेंगे।
जब इसकी जानकारी से हम रोगी बन जाएंगे तो फिर इसको हम इग्नोर कर देंगे। समान जानकारी के लिए नहीं सर, समान जानकारी के लिए भी कहना गलत हो जाएगा। अच्छा, मनोरंजन के लिए नहीं सर, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण एवं स्वस्थ जीवन जीने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए, स्वास्थ्य के आयाम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक को जानने से व्यक्ति समग्र स्वास्थ्य बनाए रख सकता है और बीमारियों से बच सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन होता है। ठीक है, फर्स्ट रेफरल यूनिट तो कौन होता है सर? CSC। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अच्छा सर, फर्स्ट रेफरल यूनिट का अर्थ क्या है? ऐसी स्वास्थ्य इकाइयाँ। बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते, PSC मार देते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि PSC फर्स्ट रेफरल यूनिट है। तो ध्यान में रखना फर्स्ट रेफरल यूनिट का अर्थ क्या होता है? ऐसी स्वास्थ्य इकाइयाँ जहां प्राथमिक उपचार के बाद, अब PSC क्या आता है? प्राथमिक उपचार ही होता है ना PSC पे। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रोगियों को रेफर किया जाता है, जैसे कि CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वाई इकाई है जो PSC के बाद आती है और फर्स्ट रेफरल यूनिट मानी जाती है। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में CSC के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा का एक भाग क्या है? और ये यूपी पेपर SCNM में 2022 में शायद प्रश्न बना हुआ था। लिखा है तो बना ही होगा। अब आप लोग समझ लें, देख लें क्या बना था कि नहीं बना था। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा का एक भाग क्या है? तो मिड डे मील, सभी को पता है मिड डे मील। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बाकी व्याख्या में हम देखेंगे, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत पोषण सेवा में मिड डे मील योजना विशेष महत्व रखती है, जिससे बच्चों को आवश्यक पोषण और ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है? हुआ ना रसगुल्ला प्रश्न। आप बोलेंगे कि सर हाँ हुआ। उपचार को लंबा करना है क्या सर? नहीं सर, यही तो गलत हो गया। नहीं पूछा है ना, नहीं है। उपचार को लंबा करना ये नहीं है, बाकी सभी चीज़ें हैं। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य तुरंत राहत, जीवन की रक्षा और ज़्यादा नुकसान से बचाव करना होता है। उपचार को लंबा करना प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 13 बोला जा रहा है कि मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो मिड डे मील योजना 1961 में तमिलनाडु में शुरू हुआ था। सबसे पहले मिड डे मील योजना को पहली बार तमिलनाडु में 1961 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य विद्यालय आने वाले बच्चों को पोषण देना और स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना था। मतलब लालच दे के बच्चों को स्कूल की संख्या बढ़ाना था। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाना था। ठीक है, उल्टा हम बोल दे रहे हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 14 आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत नहीं है? अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत नहीं है। ये भी रसगुल्ला वाला प्रश्न ही है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? कारण सिद्धांत। बाकी सभी हैं। समुदाय सहभागिता हम पढ़े ही हैं अच्छे से। उपयुक्त तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। बहुक्षेत्रीय सहयोग करते हैं। लेकिन आपका कारण सिद्धांत नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में क्या क्या शामिल है? ध्यान में रखना है क्या क्या शामिल है। पहला सर, समान वितरण। ठीक है, समुदाय सहभागिता, उपयुक्त तकनीक, ये सभी शामिल होते हैं। लेकिन कारण सिद्धांत कोई स्वास्थ्य सिद्धांत नहीं है, केवल शब्द भ्रम पैदा करता है। क्या करता है? शब्द भ्रम पैदा करता है। ठीक है, कंफ्यूज होने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, WHO के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य की नैतिकता में शामिल नहीं है? WHO के अनुसार निम्नलिखित में कौन स्वास्थ्य की नैतिकता में शामिल नहीं है? अच्छा, जाना पहचाना कुछ लग रहा है? बिल्कुल सर, हमको सभी ऑप्शन से लग रहे हैं, जैसे कि जस्टिस, बेनिफिशियर ये भी है, ऑटोनॉमी ये भी है। लेकिन सर ये अनिका क्या है? अनिका, ये तो हमको अजीब सा लग रहा है। तो यही हमारा उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ये कोई शब्द नहीं है। ठीक है, नैतिकता में शामिल नहीं है अनिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, स्वास्थ्य नैतिकता के 4 मुख्य सिद्धांत हैं। ठीक है, पहला क्या सर? स्वायत्तता, मतलब कि ऑटोनॉमी, मतलब रोगी को अपना निर्णय लेने का अधिकार, और उपकारिता, भलाई करना, और आपका अहिंसा, हानि ना पहुंचाना। ठीक है,
और जस्टिस न्याय को सभी को समान अधिकार देना। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी दिया था इसका कोई मतलब है ही नहीं है, ठीक है, कोई सिद्धांत नहीं है, ठीक है, इसलिए हम उसको कैंसिल आउट कर दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 पूछा जा रहा है कि WHO द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार यह किन आयामों को शामिल करता है। मतलब WHO के अनुसार किन आयामों को शामिल किया गया है, मानसिक, सामाजिक, प्रजनन या फिर शारीरिक। अब इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, रसगुल्ला वाला प्रश्न है। अच्छा, थोड़ा इसमें त्रुटि है, ध्यान में रखना है। WHO ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दिया था वो पूछा जा रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा शामिल करती है, कौन सा शामिल नहीं करती लिखना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा शामिल नहीं करती है। देखिए, WHO ने जो स्वास्थ्य का डिफिनेशन दिया है उसमें बताया कि आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उसके बाद शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तभी क्या कहलाता है, वो स्वस्थ पर्सन कहलाता है। लेकिन प्रजनन की कोई बात की ही नहीं है WHO ने हेल्थ की डिफिनेशन देने में, तो हमारा करेक्ट उत्तर यही सी हो जाएगा यहाँ। लेकिन प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान में रखना है, शामिल नहीं करती, ये चीज़ नहीं लिख देना है, शामिल नहीं करती है, ठीक है, शामिल नहीं करती है। तो प्रजनन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, WHO ने 1948 की परिभाषा में 3 आयाम शामिल हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। प्रजनन स्वास्थ्य को बाद में जोड़ा गया, लेकिन वह मूल परिभाषा में नहीं था, ठीक है। चलिए, WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा में कितने आयाम होते हैं, अभी ऊपर हमने आपको बताया 3 आयाम होते हैं। कौन कौन सा सर? सामाजिक हो गया, मानसिक हो गया, ठीक है, और क्या बताया हमने, शारीरिक हो गया, ठीक है। 3 आयाम शामिल हैं, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अस्वस्थ महसूस करने की व्यक्तिगत भावना को क्या कहते हैं। रसगुल्ला वाला प्रश्न है क्या सर? रसगुल्ला वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से अस्वस्थ महसूस करने की व्यक्तिगत भावना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर? इसका करेक्ट उत्तर बताना है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बीमारी। बीमारी है तो अस्वस्थ महसूस करने की व्यक्तिगत भावना को ये व्यक्त करता है। देखिए, बीमारी एक व्यक्तिपरक अनुभूति है जिसमें व्यक्ति स्वयं को अस्वस्थ महसूस करता है, चाहे चिकित्सीय दृष्टि से वह रोगग्रस्त हो या फिर ना हो। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम है। तो भैया हम पढ़े ही हैं, शारीरिक आयाम है, मानसिक आयाम है, सामाजिक आयाम है, उपरोक्त सभी, ठीक है। बाकी WHO की मूल परिभाषा में 3 आयाम शामिल हैं, ध्यान में रखना है, लेकिन आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सभी को महत्व दिया जाता है। WHO में 3 ही है, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्रश्न नंबर 20 पूछा जा रहा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों में शामिल है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों में शामिल, देखिए, मानसिक रूप से अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। उसमें समायोजनशीलता रहेगा, ठीक है, ये तो है ही। आत्मविश्वास उसका अच्छा रहेगा, ठीक है, और जो भावनात्मक स्थिरता वो भी सही रहेगा। तो इसका करेक्ट उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में अनुकूलन की क्षमता, आत्मविश्वास, संतुलन और तनाव सहन करने की क्षमता होती है। ये सभी लक्षण मानसिक स्वास्थ्य के संकेत देते हैं कि भैया ये मेंटली स्वस्थ हैं, अगर ये चीज़ें रहती हैं उसमें तो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, यूपी TSS 2022 में शायद ये प्रश्न बना था, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है। अभी ऊपर हम ये डिस्कस करके आए हैं, ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए, ये रिपीटेड प्रश्न है। नर्सिंग में नैतिकता का सिद्धांत, ये भी शायद ऊपर करके आए हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का निर्धारक पहलू है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का निर्धारक पहलू है। इसका करेक्ट उत्तर बताएं। देखिए, इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। व्याख्या में हम पढ़ लेंगे, स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का मुख्य हिस्सा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं जो सीधे समुदाय तक पहुंचती हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 पूछा जा रहा है कि एएनएम की प्रमुख भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि गर्भवती महिला कम से कम कितनी बार PSC में जाए। अब डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा है, ठीक।
ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा है, बस थोड़ा इसको लेंदी बनाया है ताकि समय लगे। अब डायरेक्ट पूछ लेता कि बताइए गर्भवती महिला को कितनी बार जांच करवानी चाहिए, पीएचसी में जाना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता था ना, लेकिन नहीं पूछा है कि एएनएम की प्रमुख भूमिका, तो यहाँ तक बड़ा कर दिया, यहाँ तक बड़ा कर दिया, ठीक है, इतना स्टाइलाइन कर दिया। उत्तर तो वही आएगा लेकिन जानबूझ के बड़ा किया गया है ताकि पढ़ने में समय लगे। जो 2 घंटे का समय दिया है इन्होंने, तो ये तो बहुत पर्याप्त होता है, तो वो 2 घंटा के हिसाब से ही प्रश्न सेट करना पड़ेगा ना, ताकि उस टाइम को भाई, नहीं तो क्या मतलब है 2 घंटा समय देने का मतलब क्या रह गया फिर, अगर एक ही लाइन में पूछ लिया जाए। तो एएनएम की प्रमुख भूमिका यह सुनिश्चित करता है कि जो गर्भवती महिलाएं कम से कम 4 बार पीएचसी में जाएं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। WHO और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार गर्भवती महिला को कम से कम 4 बार, ठीक है, 4 बार एंटीनेटल चेकअप के लिए स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रसगुल्ला वाला प्रश्न, एएनएम वह महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो समुदाय और स्वास्थ्य सेवा के बीच कौन होती हैं, पहली होती हैं, दूसरी होती हैं, या फिर तीसरी, या फिर नौवीं। सर आप क्या इसका उत्तर देंगे, पहली। एएनएम वह महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो समुदाय और स्वास्थ्य सेवा के बीच पहली कड़ी होती हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। एएनएम समुदाय की पहली संपर्क कड़ी होती हैं जो स्वास्थ्य सेवा की जानकारी समुदाय तक पहुंचाती हैं, ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, स्वास्थ्य देखभाल के प्राथमिक सिद्धांतों में क्या शामिल है। देखिए अच्छा प्रश्न है, स्वास्थ्य देखभाल के प्राथमिक सिद्धांतों में क्या शामिल हैं। देखिए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, हमने आपको एक ट्रिक बता के रखा है, जिस ऑप्शन में केवल वर्ड दिखाई देगा वो 99% है कि उत्तर नहीं हो सकता है। तो केवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर, इसका उत्तर ये नहीं होगा। केवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर, इसका उत्तर नहीं होगा। अब बच रहे हैं 2 ऑप्शंस। तीसरा देखिए, निजी अस्पताल की बात कर लिया, अरे भैया निजी अस्पताल का विस्तार करना क्यों, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सार्वभौमिक कवरेज और संसाधनों का समान वितरण, ठीक है। व्याख्या हम देखेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की मूलभूत बात यह है कि स्वास्थ्य सेवाएं सभी को उपलब्ध हो और संसाधनों का वितरण समान रूप से हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27, यूपीएनएचएम 2022 में ये प्रश्न आया हुआ था, गर्भवती महिला के घर की पहली विजिट के दौरान एएनएम को क्या करना चाहिए, ठीक है। गर्भवती महिला, ठीक है, आप गर्भवती महिला के घर पे जा रही हैं, होम विजिट करने जा रही हैं, तो आप एज एएनएम क्या करेंगी, एज एएनएम आप क्या करेंगे, अस्पताल भेज देंगे, ठीक है, तुरंत अस्पताल भेज देंगे, नहीं सर गलत हो जाएगा। एंटीबायोटिक दे देंगे, आप डॉक्टर हो कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, एंटीबायोटिक नहीं देंगे। ममता क्लिनिक संचालित करना, हाँ, कमाने गए हो कि आप स्वास्थ्य सेवा देने गए हो, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, मूत्र शर्करा और एल्बुमिन की जांच करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। रसगुल्ला वाला प्रश्न था ये। गर्भवती महिला की पहली विजिट में जो प्रारंभिक जांच होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा, मूत्र में शुगर व फिर एल्बुमिन की उपस्थिति देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, एएनएम द्वारा कौन से रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना चाहिए। तो जन्म और मृत्यु रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो आसान प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एएनएम के लिए नीति संहिता है, आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रोग की गोपनीयता बनाए रखना, ठीक है, रोग की गोपनीयता बनाए रखना, ठीक है, ये नीति संहिता है जो आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है। आप जैसे कि मैं किसी टीचर का नाम भी नहीं लेता हूँ और खिंचाई कर देता हूँ, तो आप उसका नाम ले लेते हो, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देते हो कि हाँ सर ये बोल रहे थे ऐसे वैसे, ठीक है। तो रोग की गोपनीयता बनाए रखता है, उसकी प्राइवेसी मेंटेन, हर एक इंसान की प्राइवेसी होती है जो किसी को नहीं, मतलब कि वो चीज़ें नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी व्याख्या में आप पढ़ लीजिएगा। नीति की संहिता में गोपनीयता बनाए रखना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रोगी की व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखना और बिना अनुमति के किसी को ना बताना नर्सिंग की नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। यह कॉन्फिडेंटली के सिद्धांत के अंतर्गत आता है जो नर्सिंग एथिक्स का मूल तत्व है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एएनएम की क्या भूमिका है। ये भी रसगुल्ला वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एएनएम की क्या भूमिका है। आपातकालीन तथा समान चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करना, या फिर व्यक्ति, परिवार तथा समाज के स्वास्थ्य का आकलन करना, या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति पर नज़र रखना, या फिर उपरोक्त सभी। आप बोलेंगे कि सर ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एएनएम का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है, जिसमें उसे सामुदायिक स्तर पर आपातकालीन प्राथमिक उपचार, परिवार के स्वास्थ्य का सर्वेक्षण, नियमित टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी जैसे कि अनेक भूमिकाएं निभानी होती हैं। इसीलिए सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, होम विजिट के आयोजन के लिए व्यक्ति का ध्यान निम्न में से क्या है। व्यक्ति का ध्यान निम्न में से क्या होता है। रसगुल्ला वाला। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, जनसांख्यिकी सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी व्याख्या में आप देखेंगे, होम विजिट के दौरान नर्स जनसांख्यिकी जानकारी जैसे कि आयु, लिंग, परिवार का आकार, शिक्षा स्तर आदि एकत्र करती हैं, जिससे समुदाय के स्वास्थ्य की योजना बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, यह डेटा स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण में उपयोगी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 33 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से समाजीकरण का उद्देश्य क्या है। ठीक है, समाजीकरण का उद्देश्य क्या है सर। रसगुल्ला वाला प्रश्न। समाज में नियम तथा अनुशासन उत्पन्न करना, महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न करना, व्यक्ति में विभिन्न क्षमताओं का विकास करना, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। क्या है सर, यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक जीवन के नियम, मूल, आचार विचार और व्यवहार सीखता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को एक जिम्मेदार, कुशल और अनुकूलनशील सामाजिक प्रणाली बनाना होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली जीवन शैली नहीं है। ध्यान देना है, नहीं है, जीवन शैली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली जीवन शैली नहीं है। तो प्रातः काल नियमित रूप से टहलना, ये तो है सर। अत्यधिक तेली मसालेदार भोजन करना है क्या सर, नहीं सर, यही तो नहीं है। बाकी नशीली दवाओं से परहेज, ये भी है। व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना, ये भी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या आप देख सकते हैं, लेकिन हम व्याख्या नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्ति के स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। कौन सा कारक है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है। देखिए, शराब आप बोलेंगे कि सर इसका उत्तर शराब हो सकता है। नहीं सर, शराब नहीं। पूछा है कि कौन सा कारक व्यक्ति के स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। तो अनुवंशिकी कारक और पर्यावरण। अनुवंशिकी क्यों सर, जैसे आपके पास डायबिटीज़ है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है आपके होने वाले पुत्र में भी डायबिटीज़ जा सकता है। आप शुगर के मरीज़ हैं तो पॉसिबिलिटी है आपके होने वाले पुत्र में शुगर या फिर बीपी हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अनुवंशिकी कारक और पर्यावरण, जैसे कि आसपास गंदगी फैला के रखे हैं, पर्यावरण मतलब क्या, पर्यावरण खराब करके रखे हैं जहाँ पे रहते हैं, तो संभावना है आपको डेंगू हो सकता है, बीमारी हो सकती है। तो पर्यावरणीय कारक और अनुवंशिकी कारक व्यक्ति के स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का गहरा प्रभाव होता है। ये व्याख्या है। किसी व्यक्ति को कौन सी बीमारी की प्रवृत्ति होगी, या उसके जीन और आसपास के वातावरण जैसे कि प्रदूषण, स्वच्छता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, होम विजिट का लाभ क्या होता है। ठीक है, रसगुल्ला वाला प्रश्न आ गया। होम विजिट का लाभ क्या है। ऑप्शंस आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा घरेलू स्थिति का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, घरेलू स्थिति का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करना। होम विजिट से नर्स को मरीज के सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखने और समझने का मौका मिलता है। इससे उसकी देखभाल की योजना और अधिक व्यक्तिगत और प्रभावशील बनती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिट प्लान सिद्धांत के विपरीत है।
निम्नलिखित में से कौन होम विजिट प्लान सिद्धांत के विपरीत है? इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? रसगुल्ला वाले प्रश्न है भैया। लेवल हाई नहीं है, ठीक है। एज अ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता लेवल लो ही है, लेकिन तरीका बदल गया है। देखिए, विपरीत सिद्धांत के विपरीत है। होम विजिट प्लान सिद्धांत के विपरीत है। तो सर, योजना को केवल नर्सिंग स्टाफ की सुविधा अनुसार बनाना, यही तो गलत बोल दिया, ठीक है, यही तो गलत बोल दिया। जो विपरीत है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, होम विजिट की योजना हमेशा मरीज की आवश्यकता के आधार पर बनाई जानी चाहिए, ना कि केवल नर्स के समय और सुविधा को ध्यान में रखकर, ठीक है। होम विजिट की योजना बना रहे तो हमेशा मरीज की आवश्यकता के आधार पर बनाइए, ठीक है। ये नहीं कि भैया आपको समय नहीं है, आप नहीं जा सकते, आप व्यस्त रहेंगे इस दिन, ठीक है, या फिर आपको वो सुविधा नहीं है, तो आपके अनुसार नहीं, मरीज के अनुसार चीज़ें चलती हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, बैग टेक्निक, ठीक है। बैग टेक्निक सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? बैग टेक्निक सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? कि इसका करेक्ट उत्तर बताइए। रसगुल्ला वाला प्रश्न है, ठीक है। कमेंट में लिखते जाना कि सर रसगुल्ला वाले प्रश्न है ये। तो बैग टेक्निक सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? बैग की स्थिति आदि के आधार पर कार्य, ऑप्शन नंबर मतलब कि किस तरीके से आप इंस्ट्रूमेंट को रखना है, बैग में जो भी आप चीज़ें रख रहे हैं, सामान रख रहे हैं, कहाँ पे आपको थर्मामीटर रखना है, कहाँ पे आपको स्टाइल गॉस पट्टी रखनी है, वही तो बैग की स्थिति के आधार पर कार्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, बैग टेक्निक एक ऐसी प्रक्रिया है जो होम विजिट के दौरान संक्रमण नियंत्रण और उपकरणों की सफाई को सुनिश्चित करती है। इसमें यह तय करना है कि बैग कहाँ और कैसे रखा जाए प्राथमिक महत्व रखता है, ठीक है। हम थियरी पढ़ा रहे थे वहाँ तो बैग टेक्निक अच्छे से समझाए थे, बाकी आप थियरी नहीं पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। बैग और उसकी सामग्री की सफाई बनाए रखने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए? रसगुल्ला वाला प्रश्न है। बैग और उसमें जो सामग्री आप ला रहे हैं उसकी सफाई बनाए रखने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए? देखभाल से पहले और बाद हाथ साफ करना, अधिकतर बैग से ली गई वस्तुओं का ही उपयोग करना, या फिर अस्तर गंदा हिस्सा बाहर रखें, या फिर बैग को कपड़े से लपेटकर सुरक्षित रखें। ऑप्शंस भी बहुत अच्छा दिया गया है। अब प्रश्न तो रसगुल्ला वाला है ही। अब सभी का उत्तर इसमें ए जाएगा, ठीक। आप सोचेंगे कि सर ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा, तो ये गलत है सर। देखभाल से पहले बाद हाथ साफ करना, ये तो कॉमन सी बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिकतर बैग से ली गई वस्तुओं का ही उपयोग। अच्छा सर, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे व्याख्या हम पढ़ेंगे और समझेंगे। बैग से ली गई वस्तुएं पहले से ही सैनिटाइज की गई होती हैं और इन्फेक्शन कंट्रोल की दृष्टि से उपयुक्त होती हैं। बाहर की वस्तुओं के उपयोग से संक्रमण का खतरा अधिक होता है। आप समझ में आया क्यों? हाँ सर, बिल्कुल अब समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक एनम यदि किसी डिलीवरी में भाग लेने के लिए पहुंची है। रसगुल्ला वाला प्रश्न है, रसगुल्ला वाला प्रश्न। एक एनम यदि किसी डिलीवरी में भाग लेने के लिए पहुंची हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? असंक्रमित क्षेत्र स्थापित करना चाहिए? नहीं सर। पानी और साबुन की व्यवस्था करना, साफ गाउन पहनना, या फिर संकुचन की तीव्रता देखना? देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका करेक्ट उत्तर ये वाला हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप लोग गलत सोच रहे हैं, ठीक है। मैंने पहले ये काटा क्यों? ताकि आपका दिमाग इस पे जाए, आप ये सोचो, जबकि ये उत्तर गलत है। देखिए, आप डिलीवरी में भाग लेने के लिए पहुंची हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी एरिया, ठीक है, एरिया देखेंगे कि वो संक्रमित तो नहीं है वहाँ पे, मतलब कि जो महिला है या फिर आप हैं या फिर उनके आसपास के लोग हैं, खतरा तो नहीं होगा, मतलब संक्रमण उनसे तो नहीं फैल सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, असंक्रमित क्षेत्र स्थापित करेंगे, ठीक है। उसके बाद पानी और साबुन की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, असंक्रमित क्षेत्र स्थापित करना, ठीक है। सबसे पहला यही काम है। सुरक्षित प्रसव के लिए, बाकी व्याख्या में पढ़ेंगे, सुरक्षित प्रसव के लिए सबसे पहले साफ और असंक्रमित, मतलब संक्रमण नहीं होना चाहिए। असंक्रमित का मतलब ये हुआ, असंक्रमित क्षेत्र बनाना आवश्यक होता है ताकि प्रसव के दौरान संक्रमण न फैले। इसके बाद अन्य तैयारियां की जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि समुदाय के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है?
अब देखिए रसगुल्ला वाला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। समुदाय के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? समुदाय समाज की एक महत्वपूर्ण एवं क्रियाशील इकाई है। जन्म से मृत्यु तक समान मनुष्य किसी न किसी समूह, परिवार या फिर समुदाय का अंग है। कौन सा कथन गलत है पूछा है, संदर्भ में कौन सा गलत कथन है, तो इसका उत्तर आपको बताना है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको उत्तर बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। ध्यान में रखना कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट हम ध्यान से पढ़ेंगे, समुदाय समाज की एक महत्वपूर्ण एवं क्रियाशील इकाई है। बात तो सही बोल रहा है, ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा है। दूसरा बोला है कि जन्म से मृत्यु तक समान मनुष्य किसी न किसी समूह या फिर परिवार या फिर समुदाय का अंग होता है, ये भी बात सही है। मतलब गलत इनमें से कोई नहीं है, केवल एक नहीं सर, केवल 2 नहीं सर, 1 और दोनों नहीं सर, कोई गलत नहीं है, ना तो एक ही ना तो 2, कोई नहीं गलत है, दोनों बात सही है, ठीक है। प्रश्न उलझा हुआ है क्योंकि दोनों कथन सही प्रतीत होते हैं, लेकिन यदि प्रश्न में गलत कथन पूछा गया है, यथार्थ में गलती से दिया गया तो उत्तर डी हो, तो संभव है कि पेपर में त्रुटि हो सकती है, इसलिए ये प्रश्न तर्क के अनुसार बनाया गया है जो BTSC एनएम में पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैग टेक्निक के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से नहीं है। अच्छा, बैग टेक्निक आप पढ़े हैं तो बताइए बैग टेक्निक सिद्धांत में कौन सा नहीं है। समय और प्रयास की बचत, या फिर इन्फेक्शन के प्रभाव को कम करना, या फिर रोगी और उसके परिवार को मानसिक चिंता को कम करना, या फिर घर की स्थिति की जांच करना। अच्छा सर, ये है सिद्धांत, ये भी है, ये भी है, लेकिन हम घर की स्थिति जांच करने के लिए नहीं जाते हैं। बैग टेक्निक का महत्वपूर्ण सिद्धांत ये नहीं है, ठीक है, घर की स्थिति की जांच करना। बैग टेक्निक का उद्देश्य नर्सिंग प्रक्रियाओं के दौरान इन्फेक्शन को कम करना और देखभाल को प्रभावशील बनाना होता है। यह बैग से आवश्यक वस्तुओं को निकालते समय संक्रमण नियंत्रण, समय की बचत तथा रोगी की चिंता को कम करने पर केंद्रित होता है, लेकिन घर की स्थिति की जांच करना इसका सिद्धांत नहीं है। यह सामान्य गृह भ्रमण का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन बैग टेक्निक का नहीं, ध्यान में रखना है, ठीक है सर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिट का चरण नहीं है। रसगुल्ला वाला प्रश्न है, चरण नहीं है, होम विजिट का चरण नहीं है। पहला चरण पूर्व गतिविधियाँ, फिर या फिर अभिविन्याम, बताइए, टर्मिनेशन। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर, पूर्व गतिविधियाँ, ठीक है। यही होम विजिट का चरण नहीं है, बाकी पहला चरण पहल चरण, ठीक है, पहला नहीं पहल चरण है, पहल चरण है सर। और टर्मिनेशन भी है सर, गृह भ्रमण के दौरान गतिविधियाँ ये भी है, लेकिन पूर्व गतिविधियाँ क्या होता है सर, ये नहीं होता है, ठीक है। रसगुल्ले वाले प्रश्न है, रसगुल्ले वाले प्रश्न देखिए, पहल क्या रहता है सर, होम विजिट के मुख्य चरण होते हैं, पहला पहल हो गया, ठीक है, पहला पहल हो गया। दूसरा गृह भ्रमण के दौरान गतिविधियाँ, ड्यूरिंग विजिट जिसको बोलते हैं। तीसरा क्या हो गया सर, टर्मिनेशन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 पूछा जा रहा है, रसगुल्ला वाला प्रश्न है, BTSC एनएम में आया हुआ है। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, व्याधि को रोकने, समान व्याधि को देखभाल तथा चल रही स्वास्थ्य समस्याओं को प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य प्रणाली के साथ संपर्क के पहले स्तर के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। अब प्रश्न समझ लेंगे तो उत्तर आसानी से दे पाएंगे। इतना हम प्रश्न पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है, इतना बड़ा सा प्रश्न दिया है, हमको पढ़ना ही नहीं है। हमको कहाँ से पढ़ना है, एक ही लाइन में पढ़ेंगे। पहले स्तर के रूप में क्या परिभाषित किया गया है, पहले स्तर की बात आ गई, ठीक है, बस इतना ही पढ़ेंगे। पहले स्तर मतलब प्राथमिक, ठीक है। अब ऑप्शन में ढूंढेंगे प्राथमिक है कि नहीं, हाँ सर प्राथमिक है, तो हमारा उत्तर भी प्राथमिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ध्यान में रखना, मैंने इतना ही पढ़ के उत्तर निकाल लिया, पहले स्तर के रूप में, मतलब पहले स्तर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। समय और संभावना दोनों हम लेके चलते हैं। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल वह प्रथम संपर्क बिंदु है जहां व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करता है। इसका उद्देश्य रोग की रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन और समान उपचार होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिट दौरे का उद्देश्य नहीं है। ये भी BTSC एनएम 2024 में प्रश्न पूछा गया था, होम विजिट का उद्देश्य नहीं है। चलिए हम एक एक करके समझेंगे कौन सा है कौन सा नहीं है। परिवार को स्वयं के संसाधनों से विजिट कौशल सीखने में
मदद करना, गांव में परिवार के सदस्यों का सर्वेक्षण करना, परिवार के स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानने में मदद करना। किसी नियमित दर की आवश्यकता नहीं होती है। सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी गलत बोल दिया। किसी नियमित दर की आवश्यकता नहीं होती है। भाई निगेटिव क्यों बोलते हो? जैसे आप लोग बोलते हो ना कि हम बोलते हैं कि चलो ज्ञापन देने आपके एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट हो जाएगा, तो आप बोलते हो ज्ञापन देने से कुछ नहीं होता है, मतलब नकारात्मक। या फिर कुछ यूट्यूबर्स कोर्स बेचने वाले भी यही बोलते हैं, कुछ नहीं होने वाला है ज्ञापन देने से। लोग व्यूज़ के लिए वीडियो बनाते हैं, लोग फेमस होने के लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो भैया निगेटिव वाली बातें हम क्या करते हैं, गलत करते हैं उसको। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, होम विजिट योजनाबद्ध और नियमित तरीके से किया जाना चाहिए ताकि निरंतर स्वास्थ्य निगरानी बनी रहे। अनियमित दौरे से देखभाल में रुकावट आती है। अन्य सभी विकल्प होम विजिट के उद्देश्य में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 46 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होम विजिट बैग का उपयोग करके नहीं की जाती है? ध्यान रखना है, नहीं की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो होम विजिट बैग का उपयोग करके नहीं की जाती है? ORS तैयार करना, या फिर स्टीम स्टेलाइजेशन, या फिर अस्थिभंग उपचार, या फिर शिशु का भार लेना। देखिए, आप डॉक्टरी नहीं करने गए हैं, होम विजिट करने गए हैं एज अ स्वास्थ्य कार्यकर्ता, तो आपको डॉक्टरी नहीं करना होता है, अस्थिभंग उपचार करना नहीं हो जाएगा। ठीक है, नहीं की जाती है। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्थिभंग उपचार। ठीक है, होम विजिट बैग में सीमित उपकरण होते हैं जो साधारण प्राथमिक देखभाल के लिए होते हैं, जैसे कि ORS तैयार करना, शिशु का वजन लेना आदि। लेकिन फ्रैक्चर या फिर अस्थिभंग का उपचार विशिष्ट उपकरणों और विशेषज्ञ की देखभाल की आवश्यकता होती है, जो केवल स्वास्थ्य संस्थान में ही संभव है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, किसी व्यक्ति के संबंधों की मात्रा तथा गुणवत्ता तथा समुदाय के साथ भागीदारी की सीमा को क्या परिभाषित किया जाता है? क्या किया जाता है सर? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य का सामाजिक आयाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात क्या हुआ है, समुदाय के साथ भागीदारी की सीमा को क्या परिभाषित करता है? क्या परिभाषित करता है? स्वास्थ्य का सामाजिक आयाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए, सोशल डायमेंशन हम आपको थियरी वाले में बहुत अच्छे तरीके से हर एक डायमेंशन के बारे में बता दिए हैं। सामाजिक आयाम व्यक्ति के समाज के सभी रिश्तों, भागीदारी, समर्थन और सामाजिक संपर्क को दर्शाता है। अच्छे सामाजिक संबंध मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि गृह दौरे की योजना बनाने तथा उससे क्रियान्वित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाता है? यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, इसका उत्तर बताना है। जोखिम अनुसार योजना बनाना, या फिर ग्राम प्रधान या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सूचित करना। ठीक है, आप होम विजिट का योजना बना रहे हैं तो उसे क्रियान्वित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? 2 स्टेटमेंट दिए हैं, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? जोखिम अनुसार योजना बनाना, हाँ सर ये बात तो सही है। ग्राम प्रधान या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सूचित करेंगे, जी हाँ बिल्कुल सूचित करेंगे। देखिए, एनम जो रहता है, एनम जो रहती हैं, रहता नहीं रहती हैं, एनम जो रहती हैं, ये जो भी आंगनवाड़ी, ठीक है, या फिर आशा या फिर ग्राम प्रधान, इनको सूचित करती हैं। कोई भी काम, जैसे टीकाकरण ही करने जा रही हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन ही करने जा रही हैं, तो जिस जगह पे सेंटर पे जा रही हैं वहाँ के आशा को इन्फॉर्म करेंगे कि आज टीका लगने वाला है। आप लोग इन्फॉर्म कर देंगे गाँव के आसपास लोगों को, या फिर वहाँ की व्यवस्था ठीक ठाक कर देंगे। ग्राम प्रधान को इन्फॉर्म करेंगे कि सर हमारे यहाँ ये वैक्सीनेशन चल रहा है, कुर्सियाँ की कमी है, ये सब चीज़ें हैं, उसकी मतलब कि और भी जो चीज़ें होती हैं, ग्राम प्रधान जिस हद तक काम कर सकता है स्वास्थ्य के संबंधित नज़रिए से, वो काम करता है। उस काम के लिए ग्राम प्रधान को इन्फॉर्म किया जाता है। बाकी हम थियरी में ग्राम प्रधान का क्या रोल रहता है ये हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसलिए हमारा एक और दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? जेनेटिक कारक या फिर व्यवहारिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको दोनों में से बताना है। ये भी BTSC एनम 2024 का प्रश्न है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा है, जेनेटिक कारक या फिर व्यवहारिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। इसका उत्तर बताना। ये सर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये जेनेटिक कारक तो है ही, हम ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं।
हमारा एक और दोनों स्टेटमेंट सही है। किस ऑप्शन में 1 और 2 दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 1 और दोनों सही है। ठीक है, बाकी व्याख्या आप पढ़ लेना, कोई ज़रूरत है नहीं वैसे पढ़ने की। WHO के अनुसार देखिए, WHO के अनुसार वे स्थितियाँ और प्रथाएँ जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और रोगों के प्रसार को रोकने में मदद करती हैं, क्या कहलाती हैं? ठीक है, क्या कहलाएंगी सर? वह स्वास्थ्य विज्ञान कहलाएंगे। ठीक है, हेल्थ, ये व्याख्या पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी BTSC 2024 में पूछा गया है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। महिलाओं को राजनीतिक स्थिति समाज में समानता की सूचक हैं। विधायी गतिविधियों में भागीदारी सशक्तिकरण का सूचक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो आपको पढ़ने के बाद जो भी स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं, ठीक है, दिल से एक आवाज़ निकल के आनी चाहिए, बात तो सही है, ये वाला वर्ड आ गया, या फिर बात तो गलत बोल रहा है, बात तो सही बोल रहा है, तो आप समझ जाना आपकी तैयारी बेहतर है और आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। देखिए, महिलाओं को राजनीतिक स्थिति समाज में समानता की सूचक है, बात तो सही है, सही बात है, सही बात बोला गया है। देखिए, पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, विधायी गतिविधियों में भागीदारी की सशक्तिकरण का सूचक है, ये भी बात सही बोला है। ठीक है, तो 1 और दोनों सही हैं। ठीक है, 1 और दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। अच्छा, व्याख्या में हम क्लियर कर लेंगे। देखिए, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी न केवल समानता दर्शाती है, बल्कि यह उनके सशक्तिकरण, निर्णय लेने की भूमिका और सामाजिक स्वीकार्यता को भी दर्शाती हैं। पंचायत आरक्षण, संसद में भागीदारी इसके उदाहरण हैं। ठीक है, अभी महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया ना 33%, पंचायत वही उसका एग्जाम्पल दे दिया है, तो आप समझ लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिट किट में शामिल नहीं है? होम विजिट किट में कौन सा शामिल नहीं है? ये भी BTSC 2024 में आया हुआ है। देखिए, रबर ग्लव्स, थर्मामीटर, ये तो होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? अगर आप बोलेंगे कि ये जो बी वाला बोला गया है कि वैक्यूम क्लीनर, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। धमनी संदेश, ठीक है, आर्टरी फास्टिप, इसकी भी ज़रूरत होती है, इसकी भी। ठीक है, बाकी वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत नहीं होती है। आप पढ़ लेना क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामान होम विजिट बैग के इनर पॉकेट में पाया जाता है? BTSC 2024 में ये प्रश्न आया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। शायद ऐसे ही प्रश्न UPNHM में भी पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा सामान होम विजिट बैग के इनर पॉकेट में पाया जाता है? देखिए, इनर पॉकेट में जो रखा जाता है धमनी संदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनर पॉकेट में छोटे व नाजुक उपकरण रखे जाते हैं, तुरंत उपयोग में आते हैं, जैसे कि थर्मामीटर हुआ, धमनी संदेश, सुई, सूती गौज आदि, नोटबुक या फिर तौलिया जैसे वस्तुएं आमतौर पर बाहरी हिस्से या फिर मुख्य कंपार्टमेंट में रखी जाती है। ये इम्पॉर्टेंट है व्याख्या, इसको आप ध्यान में रखना। तो आज की वीडियो में हमने लगभग 53 या फिर 50 प्रश्न कर लिया है। CSC के जो प्रश्न हैं इस रेड वाली बुक में, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, CSC, हमारे मुंह से CSC ही निकलता है बार बार। ठीक है, देखिए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो CHN, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो प्रश्न दिए गए हैं उसका लगभग हमने 50 प्रश्न कर लिया है। अब बच कितना रहा है? 200 प्रश्न। तो 3 से 4 वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि बगल से जो कांवर वाले हैं, ठीक है, कांवर लेके जा रहे हैं शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, इसलिए अब क्लास को हम यहीं पे रोक देते हैं। बाकी हम 100 प्रश्न करवाने वाले थे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं। जो लोग बुक लेना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जाके आप प्रश्न देख के ही आइडिया लगा सकते हैं बुक कैसा बुक होगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जाके लिंक पे ले सकते हैं। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपको अच्छा लगे तो लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं वही पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, जलने वालों को जला दिया करिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं कोचिंग वाले जो हमसे जलने लगे हैं। सोच लीजिए 13,000 के सब्सक्राइबर में ही इतना जलन। ठीक है, 13,000 सब्सक्राइबर में इतना जलन है तो भैया आगे क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तक के लिए जय हिंद जय भारत।